नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? लॉकडाउन कैसा गुजर रहा है आपका? मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। आप संयम बरत रहे होंगे और घरों में रह रहे होंगे। परंतु आप जानते हैं कि अगर मैं लॉकडाउन के विषय में बात करूं तो आप लोगों को 2 दिनों से जो बात बताना चाहती थी और कोशिश कर रही थी कि तब तक इंतज़ार करूं कि चीज़ें मुझे ठीक लगने लगे तब मैं आपको बताऊं, परंतु ऐसा नहीं हुआ। मैं क्या कह रही हूँ? मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ, इसको देखिएगा ध्यान से। ये ग्राफ है और ये एक रफ ग्राफ है, मैंने कोई एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बनाया है, बस ये बनाया है, कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने का कि देश में कोविड के जो केसेस आ रहे हैं, जो सरकार के आंकड़े हैं उनके हिसाब से ये आंकड़े कैसे हैं, केवल और केवल ये बताने की चेष्टा कर रही हूँ। तो आप देखिए कि 20 मार्च से लेकर, यदि आप देखें तो मैंने ये बनाया है 20 मार्च से 21 अप्रैल तक का ग्राफ। इसमें यदि आप ठीक से देखें तो आप समझेंगे कि ये जो लाल मैंने यहाँ पे मार्क्स बना रखे हैं, ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से उछाल हो रहा है केसेस का। ये वाला 20 मार्च पे जब 126 केसेस थे और उसके बाद ये जो है 27-28 के आसपास पहुंच गया 1000 के, और फिर 1 और 2 के बीच में पहुंच गया 2000। तो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा था और उसके बाद ये पहली दूसरी तारीख के बीच में ये 3000 के पास पहुंच रहा था और 4 तारीख को ये जो आप देख रहे हैं ये 3000, कितने धीरे धीरे बढ़ रहा था, देखा आपने। और ये देखिए ये 5 और 6 के आसपास का मैं बता रही हूं, ये 4000 के ऊपर पहुंचा। तो बहुत धीरे धीरे ये बढ़ रहा था, परंतु अब आप देखिए कि क्या हो रहा है। ये जो आप देख रहे हैं 8000 केसेस के आसपास आ गया 10 तारीख के आसपास, 10-11 के पास, और 13 तारीख को आप देखेंगे तो ये जो है 10 के आसपास 9000 क्रॉस कर गया था। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ये जितने जो डेटा है एग्जैक्ट नंबर के साथ, अगर आप उसे रफली भी ड्रॉ करते हैं तो जानते हैं कैसा हो रहा है ये ग्राफ, ये ऐसे हो रहा है। ये ऐसे बढ़ते 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 इसका मतलब क्या आप समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि जो इंक्रीज है वो बहुत तेजी से होना शुरू हो गया है, यानी कि बहुत स्टीप हो गया है। और इसी बात को मैं आप लोगों को बार बार समझाती हूँ कि घर में क्यों रहने की आवश्यकता है, इसलिए ताकि ये ग्राफ इस प्रकार से ना बढ़े। अभी भी चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारी मेडिकल फैसिलिटी है, वो स्थिति को नियंत्रण में कर सकती है। लेकिन अगर ये स्थिति ऐसे ही हुई तो आप ये समझ लीजिए कि अगर ये ऐसे होते होते ये यूं चली गई, ये यूं हो गई, तो बहुत मुश्किल होगी डॉक्टरों के लिए स्थिति को संभालना। हमारे को इसे क्या करने की आवश्यकता, हमें देखना है कि ये इस तरह से ना हो, बल्कि केसेस जो हैं वो धीरे धीरे करके समय के साथ आए, ताकि केसेस जो हैं बढ़े भी तो वो ऐसे करके बढ़े, ताकि स्थिति नियंत्रण में रह सके, ताकि जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं वो चीजों को संभाल सके। कितने दुख का विषय है कि एक तरफ केसेस इस प्रकार बढ़ रहे हैं और इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि हम लोग
घरों में नहीं रहना चाहते हैं। आपने वो वीडियोस देखी होंगी जो मैंने सीधी जिले के ट्रैफिक इंस्पेक्टर की डाली है, जिन्होंने मतलब जो जाते हैं सड़कों पे लोगों को समझाते फिरते हैं कि वे घरों से बाहर ना निकले तो मास्क के साथ निकले, जिनको दिक्कत है वो प्रशासन को कांटेक्ट करें। परंतु आप लोग अगर इस बात को नहीं समझेंगे, इस चीज को हल्के में लेंगे और बाहर जाएंगे, तो ये जरूर समझ लीजिए कि जिस तरह से ये ग्राफ यूं बढ़ रहा है, अगर ये बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी हमारे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए स्थिति को संभालना। लेकिन अगर हमारे केसेस आते भी हैं, बहुत सारे केसेस आते भी हैं, लेकिन धीरे धीरे करके आए तो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था सक्षम है इनको संभालने के लिए। जैसा कि आपने दिल्ली में देखा, दिल्ली में जानते हैं क्या हुआ है कि बहुत सारे एरियाज में बहुत सारे लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं, इसीलिए वहां पे ढील देना मुश्किल हो रहा है किसी भी चीज के लिए। कई जिलों में, कई राज्यों में आप देख रहे होंगे कि जो मुख्यमंत्री हैं वो चीजों को वापस ढर्रे पे लाने की कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं कि चीजें नॉर्मलाइज हो। लेकिन चीजें नॉर्मलाइज तभी होंगी जब हम इस ग्राफ को फ्लैटन आउट कर दें, मतलब हमारे बहुत सारे लोग बीमार एक साथ ना हो। और बड़े दुख की बात है, दो चीजों के बारे में अवश्य बात करना चाहूंगी। एक तो है कि आज हमारे जो इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने ये खबर दी है कि ये डिसाइड हुआ है कि जो स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर हमला करेगा उसके साथ क्या किया जाएगा। उसके लिए सरकार एक ऑर्डिनेंस ला रही है और उसमें सजा का प्रावधान जो है 7 साल तक सजा का प्रावधान किया गया है और इसमें जुर्माना भी लगाया गया है। और आप लोग ये समझ लीजिए कि अगर कोई भी स्वास्थ्य कर्मी के साथ कोई भी बदसलूकी, बदतमीजी करता है तो ये ऑर्डिनेंस जो है, इसके तहत ये जो कानून बनाया गया है उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। क्योंकि कुछ दिन पहले, अभी 2 दिन पहले खबर आई कि एक डॉक्टर साहब जो है उनकी मृत्यु हो गई और वे लोगों की सेवा करते हुए उनकी मृत्यु हुई। परंतु जब उनके मित्र डॉक्टर प्रदीप गए उनको दफनाने के लिए तो लोगों की भीड़ ने उन्हें रोका, मारपीट करी और ड्राइवर जो एम्बुलेंस का था उसे बहुत जोरों से मारा, उसको बहुत बुरी तरह से घायल किया और जिस डॉक्टर की शव वहां पड़ा था उस शव को भी इज्जत से नहीं दफनाने दिया। इसका क्या मतलब है कि मौत में भी उस डॉक्टर को इज्जत नहीं दे सके आप लोग, आप और मैं, हम सब दोषी हैं। क्योंकि अगर ये डर अगर बन भी रहा है तो इसका क्या मतलब है कि हम कानून को अपने हाथ में ले लेंगे। अगर ऐसा हो रहा है कि कहीं पर दफनाया जा रहा है तो हम दफनाना रोक देंगे। अरे आप अगर पता नहीं लगा सकते कि क्या कानून है और अगर ऐसा होता कि दफनाया नहीं जाना होता तो क्या उसके लिए कोई कानून नहीं लाया जाता। लेकिन अगर दफनाने दिया जा रहा है प्रिकॉशंस के साथ तो इसका मतलब है कि सरकार ने स्वास्थ्य जो विभाग है उनसे कंसल्ट करके पूरा पता लगा लिया होगा, तभी ये किया जा रहा है। परंतु शायद इतना देश में इस तरह का माहौल हो गया क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि महाराष्ट्र वाला वो मैटर जिसमें 2 साधु और उनके ड्राइवर की हत्या हो गई, कितना जघन्य अपराध किया वहां के लोगों ने, मॉब लिंचिंग किया, परंतु इसको भी कम्युनलाइज करने की कोशिश करी गई। और जब पता चला कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम आया तो सब चुप हो गए। क्यों चुप हो गए? क्या दल सबसे बड़ी चीज हो गई है आपके लिए? जिस दल के प्रति आप आस्था रखते हैं, जिस दल के प्रति आप वफादारी दिखाना चाहते हैं, क्या किसी के साथ गलत हो रहा है तो तब भी आप चुप रहेंगे उस दल के लोगों को बचाने के लिए?
कितनी बेशर्मी की बात है ये, कितनी बेशर्मी की बात। जो वो दो साधु थे उनमें से एक व्यक्ति 70 वर्ष का था और दूसरा व्यक्ति 35 वर्ष का। वे जा रहे थे गुजरात अपने किसी साथी के क्रियाक्रम को अटेंड करने के लिए, और रास्ते में उनके साथ क्या किया गया ये आप लोग जानते हैं। परंतु जो गलत है उसको गलत बोलने की हिम्मत रखिए, तो ही आप सच्चे हिंदुस्तानी और सच्चे देश के नागरिक और सच्चे इंसान बन पाएंगे। इसके बाद देखिए कि किस प्रकार से हो हल्ला मचाया गया था इसको कम्युनलाइज करने का, मगर उसके बाद क्या हुआ कि जब आपके दल की बात आ गई तो आप सब चुप। इसका मतलब है कि आपकी अपनी सोच है नहीं, आपके अंदर दिमाग है नहीं, आप सोच नहीं सकते, आप समझ नहीं सकते, आप मनुष्य कहलाने के लायक नहीं। यदि किसी साधु को किसी भी समुदाय के लोगों ने मारा होता, कोई भी व्यक्ति होता, साधु होता ना होता, कोई भी व्यक्ति होता और कोई भी और व्यक्ति उसकी हत्या जैसा जघन्य अपराध करता या उसको चोट भी पहुंचाता, तो ये धर्म हो जाता है, कर्तव्य हो जाता है मनुष्य का कि खड़े हो और गलत को गलत बोले, और अगर जिसकी हत्या हुई है उसके लिए कानून को मांगे कि कानून का इस्तेमाल हो और उस व्यक्ति को इंसाफ मिले। कानून इसलिए बनाए जाते हैं, कानून का मखौल ये है कि जब वो आपके दल का है तो आप नहीं बोलेंगे, मेरे दल का है तो मैं नहीं बोलूंगी। ये किस प्रकार की इंसानियत हमारे अंदर रह गई है। आज देखिए दूसरी खबर जिसके बारे में बात करना चाहती हूँ वो है किस प्रकार से अर्नब गोस्वामी, क्या समझ रहे वो, लेकिन आप लोगों को बताऊं सबसे आसान तरीका, ये व्यक्ति वो व्यक्ति है जिसने पिछले 6 सालों में जहर उगेला है, जिस व्यक्ति ने जहर उगेल कर लोगों को भड़काया है, लोगों की भावनाओं को भड़काया है, आप लोगों को एक दूसरे से लड़ाया है, हमारे भारत देश में बंटवारा करने वाला ये अर्नब गोस्वामी जैसे लोग हैं। और अर्नब गोस्वामी की जो आज भाषा मैंने सुनी, वो बात कर रहे थे कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के लिए और कह रहे थे वो जो इटालियन बैठी है यहाँ, भाई मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे तकलीफ उनकी बातों से नहीं हुई। महिला के बारे में बात कर रहा है, लेकिन वो बदतमीज आदमी है, वो नीच आदमी है, वो गिरा हुआ आदमी है, वो जानता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है, इसलिए इसको तो इग्नोर करना बेहतर है। ये क्यों कर रहा है? क्योंकि आजकल उसकी टीआरपी गिर गई, उसके चैनल की टीआरपी गिर गई है। आप मुझे बताइए कि वो क्यों कर रहा है ये? क्या इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि जो वो कह रहा है वो सच है, या उसे ये लग रहा है कि जिस पार्टी को वो अपनी लॉयल्टी दिखाना चाहता है ये उसके लिए कर रहा है? नहीं, ये इसके लिए कर ही नहीं रहा। वो केवल एक कारण के लिए कर रहा है, उसको अटेंशन चाहिए, वो चाहता है कि लोग उसके चैनल को देखें। और मैं आपको बताती हूँ कि उसके चैनल को बिल्कुल मत देखिए, बल्कि आप एक काम करिए कि जितने एप्स हैं रिपब्लिक टीवी के, वहां पे एक ऑप्शन आपको मिलता है रिपोर्ट करने का, तो इसके चैनल को रिपोर्ट करिए, क्योंकि ये जहर उगेलता आदमी भारत में कोई अच्छा संदेश लेकर नहीं आ रहा। इस व्यक्ति को यदि इस वक्त इसके ये जो गंदे इरादे हैं, गलत इरादे, ये नफरत वाली भाषा, इसको अगर हमने आज यहीं पे बंद नहीं किया तो ये बहुत दूर तक एक गलत मैसेज लेके जाएगा। एक और आपको खबर बताती हूँ कि सोनू निगम इस वक्त दुबई में है। बहुत बोलते थे, बहुत सारी बातें, कम्युनल बातें बोलते थे, उन बातों में नहीं जाऊंगी क्योंकि जो गलत बातें होती है ना, मेरा मानना यह है कि हर चीज में ऊर्जा होती है, तो गलत चीज को अगर हम बोलते भी हैं अपने मुंह से तो उस गलत ऊर्जा का हम फ्लो शुरू कर देते हैं। इसलिए नहीं बोलना चाहूंगी कि उसने क्या बोला था, मगर उसने एक समुदाय के बारे में कुछ गलत बातें, कुछ नहीं बहुत सारी गलत बातें कही थी। अब क्या हुआ,
जब पिछले कुछ दिनों में जो खाड़ी देश के जो शेख हैं, जो बड़े बड़े वहाँ के लोग हैं, उन्होंने कमेंट करना शुरू कर दिया ट्विटर पर, इन सब को कॉल आउट करना शुरू कर दिया। मतलब इन लोगों को नाम लेकर इनके ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट डालकर बोलना शुरू किया कि ये किस प्रकार का व्यक्ति है। और जो कॉन्सुलेट है, जैसे कतर का बता रही हूँ आपको, और कतर और एक और जगह पे जो हमारे जो भारत के डिप्लोमेट हैं, उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया कि जो लोग ऐसी गलत बातें फैला रहे हैं उनका समर्थन ना करें, क्योंकि ये जानबूझ के हमारा इमेज खराब, भारतीयों का इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब है बैकफुट पे आ गए हैं वो लोग, क्योंकि वे जानते हैं कि खाड़ी देशों में हमारे बहुत सारे भारतीय काम कर रहे हैं। वहां की एक राजकुमारी ने तो यहां तक कहा कि हमारे यहाँ काम करने आते हैं बहुत सारे भारतीय, मगर यदि वे किसी समुदाय के लिए बुरी बातें कहते हैं तो हम भी अपने देश में इनको माइनॉरिटी मानकर इन्हें अपने देश से निकाल दें, ऐसा हो। और साथ में इन्होंने एक और चीज करी, इस राजकुमारी ने तेजस्वी सूर्या का एक बहुत पुराना ट्वीट, आज का ट्वीट नहीं है वो 6 साल पुराना ट्वीट है, जिसमें 6 या 5 साल पुराना ट्वीट होगा, जिसमें तेजस्वी सूर्या ने तारिक फतेह को कोट किया था। परंतु इतने पुराने ट्वीट को वहां की राजकुमारी ने उसका स्क्रीनशॉट डालकर ट्वीट किया है और हमारी सरकार से मांग की है कि इनकी जो सदस्यता है संसद से, इन्हें बर्खास्त करा जाए। तो ये कहने का अर्थ ये है कि उन्होंने जब ये कॉल आउट करना शुरू किया तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट किया, पीएमओ वाले हैंडल से ट्वीट किया कि कोविड-19 का कोई धर्म नहीं होता, हम सब मानते हैं। मैं तो ये मानती हूँ कि जिस तरह से सारे लोग मिलकर इसमें काम कर रहे हैं, इसमें रुकावट आ रही है इस नेगेटिव एनर्जी की। ये नेगेटिव एनर्जी उन लोगों की जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो आप लोग कृपा करके ऐसे लोगों की बातों में मत आइए, लेकिन आप जहां गलत है वहां गलत को गलत कहिए। जैसे मोहम्मद साद, क्यों नहीं अरेस्टिंग हो रही मोहम्मद साद की अब तक? क्या हमारी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी उन्हें ढूंढ नहीं पा रही? मतलब हमारा कोई भी एजेंसी ऐसी नहीं है कि मोहम्मद साद को ढूंढकर, मौलाना साद को ढूंढकर जेल में डाले। ये आवश्यक है कि इन्हें पकड़ा जाए, इन्हें जेल में डाला जाए, क्योंकि इन्होंने गलत बयानी करी थी। इन्होंने अपने कुछ इनके जो भाषण थे, जिनके ऑडियो जो है वो रिलीज हो गए, उसमें लीक हो गए, रिलीज हो गए, जिनमें इन्होंने ये तक कहा था कि कोविड-19 से डरने की जरूरत नहीं है। क्या ये बताएंगे कि हमें कहाँ जाके अपने नमाज पढ़ना है? ये सारी बातें इन्होंने कही थी, जिसके लिए इन्हें सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि एक धर्म गुरु होने के नाते ये इनका कर्तव्य था कि ये अपने समुदाय के लोगों को सही रास्ता दिखाते। अब देखिए, उसके बाद जब ये मरकज वाला मैटर इतना उठा, उसके बाद ये तो है गायब, इनकी अरेस्टिंग हो नहीं रही। अरेस्टिंग किसकी हो रही है? आम जनता की, जो लोग मरकज में गए। इसका मतलब कि ये क्या बच के इसलिए निकल जाएंगे क्योंकि ये सबसे शीर्षतम है वहां पे, क्योंकि ये धर्मगुरु है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आप लोगों को भी जरूरी है कि बोलिए कि इनकी अरेस्टिंग हो। आप किसी भी समुदाय से हो, हर समुदाय के लोगों को एक साथ एकजुट होकर इनके अरेस्टिंग के लिए बोलने की आवश्यकता है। इसके अलावा आज मैं आपको केवल जो डेटा है वो बता रही हूँ और समझा रही हूँ कि घर में रहिए, हाथ धोइए, वरना जिस प्रकार से ये बढ़ रहा है रेट जो हमारे केसेस का, ये बहुत खतरनाक है और ये संभल ना पाए, इससे पहले आपको संभल जाने की आवश्यकता है। पूरी दुनिया में करीब 26 लाख केस हो चुके हैं, 25,92,587 टोटल केसेस है, और जानते हैं 2 लाख पहुंचने वाला है मरने वालों की संख्या।
1,81,083 लोग अब तक मर चुके हैं। 7,10,451 लोग ठीक हो चुके हैं और इस वक्त जो लोग इन्फेक्टेड है उनकी संख्या है 17,01,323, जिसमें से सीरियस और क्रिटिकल केवल 3% है। बहुत समय तक 4% रहे, अब केवल 3% है। यानी कि ओवरऑल पूरी दुनिया में देखा जाए तो ग्राफ जो है कहीं फ्लैटन आउट होते हुए दिख रहा है, या ये कहें कि पीक जो है वो निकल गया है। लेकिन कई लोगों में ये भी देखा गया है कि जो ठीक हो गए उनमें ये केस वापस भी आ गया है। तो मैं आपको जो बता रही हूं इस वक्त जो सीरियस कंडीशन में वो है 57,104, और जो जिनमें ये हल्का संक्रमण है वो है 16,44,219। और जैसा कि आपको मालूम ही है यूएसए में स्थिति जो है वो बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। 8,20,600 केसेस, आज 1,856 नए केसेस आए हैं और 649 लोग जो है उनकी मृत्यु आज हुई है, और टोटल संख्या मरने वालों की हो गई है 45,967। स्पेन में जहां लग रहा था कि स्थिति शायद अब कुछ फ्लैटन आउट हो रही है, परंतु वहां पे भी 2,08,390 केसेस हो चुके हैं और आज में 4,211 केस आए हैं। 435 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और मौत का आंकड़ा पहुंच गया है 21,717। इटली में 25,085 लोग अब तक मर चुके हैं। 437 लोग आज उनकी मृत्यु हो गई है। फिर फ्रांस, जर्मनी में आज 41 लोगों की मृत्यु हुई है, और इसी प्रकार से हमारा नंबर आज बढ़ गया है और हमारे यहाँ टोटल केसेस आप जानते हैं कि 20,000 क्रॉस कर चुका है। तो 20,000 केसेस हमारे यहाँ आ चुके हैं और 20,000 से आगे पहुंच चुके हैं। इसलिए अब आवश्यकता है कि हम बहुत समझदारी से अपने देश में स्थिति को संभालने के लिए अपनी सरकार, अपने स्वास्थ्य जो कर्मी हैं उनकी मदद करें। और ये हम केवल एक तरीके से कर सकते हैं, अगर हम घर में रहें, हम हाथ धोते रहें, हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। हमारे जो सफाई कर्मी हैं वो मेहनत कर रहे हैं, हमारे जो पार्षद हैं वो सड़कों पे बाहर खड़े हैं, सफाई कर्मियों से काम करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? आपके लिए और मेरे लिए करवा रहे हैं। मैं अपने यहाँ के पार्षद की बताती हूँ, वे भारतीय जनता पार्टी के हैं और इतना बेहतरीन काम करते हैं कि मुझे पता है कि जब भी कोई दिक्कत हो मुझे केवल उन्हें फोन करने की जरूरत होगी। और स्वास्थ्य जो सफाई कर्मी है वो जगह जगह सफाई कर रहे हैं, यानी वो उसको भी मॉनिटर कर रहे हैं। तो उनकी जिंदगी देखिए, सफाई कर्मियों की या पार्षद की या जो बाकी लोकल लेवल पे नेता हैं। मुझे दुख है कि हमारे मुख्यमंत्री सड़कों पे नहीं दिख रहे, वो अपने घर में बैठे हैं क्योंकि लोग हैं काम करने के लिए बड़े व्यक्ति हो गए हैं। खैर, मैं आज आपको बहुत ज्यादा डेटा तो नहीं बता रही हूं, परंतु ये अवश्य बताना चाहती हूं कि टोटल डेटा कहां तक पहुंच चुका है। तो टोटल डेटा है 20,471 टोटल केसेस, 652 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और ठीक होने वालों की संख्या है 3,959। इसमें आपको बता दूं, हमारे उत्तराखंड में कल और परसों का दिन बड़ा ही डरावना रहा क्योंकि नए केसेस दो करके निकल आए, लेकिन आज कोई केस नहीं आया है। टोटल 46 केसेस हैं और कोई बुरी खबर अब तक है। लद्दाख में टोटल केसेस, लद्दाख में जैसे 18 लोग संक्रमित और 14 लोग ठीक हो चुके हैं। आप लिख रहे हैं बलराम मालवीय जी, सरकार गरीबों को उनके घर पर भेजने के लिए क्या कर रही है? उनको भी कोटा के छात्रों की तरह घर भेजने का कुछ प्रबंध है, या वो किसी अमीर के लड़के नहीं है, गरीब है इसलिए वहीं पड़े रहेंगे? आखिर बगैर नहाए धोए एक जोड़ी कपड़े में ये लोग कब तक वहां पड़े रहेंगे?
कहीं वे किसी अन्य बीमारी के कारण बीमार ना पड़ जाएं। आप जानते हैं मैं इसी कारण 2 दिन से आप लोगों से नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कि कोटा से स्टूडेंट्स को घर लाने की तैयारी, जैसे विदेशों से ये बीमारी कैसे आई, क्योंकि जो लोग विदेशों में पढ़ने गए या घूमने भी गए उनको वापस लाया गया, चाहे क्वारंटीन करा गया। और दूसरी तरफ अब ये कोटा वाली जो कहानी है, कोटा में जो स्टूडेंट्स हैं उनको वापस उनके घर तक ले जाया जा रहा है। क्या ये सही है? क्या सरकार वही प्रबंध नहीं कर सकती कि वो खाली मैगी खा के कैसे जिए? मुझे दुख होता है कि सरकार ये सोचती है या मीडिया वाले ये बताते हैं कि ये बच्चे केवल मैगी खाकर कैसे जिए, और हमारे देश की जो रीढ़ की हड्डी है वो गरीब आदमी है, मगर जो मरता है ना वो भी गरीब आदमी है। मेरे साथियों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, गरीब आदमी ही मरता है, और गरीब आदमी इस देश की रीढ़ की हड्डी है। सच्चाई ये है, हमारे घरों में कुछ भी चीज काम ना करे अगर गरीब आदमी मेहनत नहीं करता, अगर दिहाड़ी मजदूर ना होता, प्लम्बर ना होता। जो मैं बता रही हूँ, देहरादून में अच्छे से अच्छा जो कारपेंटर आपको मिलता है या प्लम्बर मिलता है वो ज्यादातर बिजनौर से आए हुए होते हैं या कहीं और से। तो इस देश के जो गरीब हैं उनका कोई मान नहीं है, मगर जानते हैं क्यों नहीं है मान? क्योंकि आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, हम उनका मान नहीं करवाते, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारा मान तभी होगा जब हम एक व्यक्ति की पूजा करेंगे। कोई भी व्यक्ति हो सकता है, आज एक व्यक्ति है, कल कोई और व्यक्ति हो सकता है, लेकिन ये गलती आपकी है, क्योंकि आप जो ये राजनीतिज्ञ होते हैं ना, पॉलिटिशियन, आप इनकी पूजा करने लगते हैं। तब जब आप इनकी पूजा करते हैं मेरे साथियों, तो इनकी जिम्मेदारी आप खत्म कर देते हैं। जी हाँ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप लोग इस बात को पता नहीं कब समझोगे, मैं यही बात कहने की कोशिश करती रहती हूँ। मुझे ये तकलीफ बहुत ज्यादा है, और पिछले 2 दिनों से मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या बात करूं आप लोगों से, कि कोटा के स्टूडेंट्स जो हैं उनको घर ले जाने की तैयारी की जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं कुछ कहते कि जो गरीब आदमी सड़क पे घूम रहा है, जिसे खाना नहीं मिल रहा, जो डिपेंडेंट है सरकार पे, और वो भी उसकी अपनी स्थानीय सरकार नहीं है, उस जगह की स्थानीय सरकार है जहां पे उसका राशन कार्ड नहीं है, जहां उसका नाम रजिस्टर्ड नहीं है। जानते हैं इस लॉकडाउन के बाद ये सारी चीजें ऐसी हैं जिन पर हम सबको सोचने की आवश्यकता है और अपने कानूनों में बदलाव लाने की आवश्यकता है। ये जो हमने अपने देश में किया हुआ है ना कि एक जगह पे जो है आपका राशन कार्ड है वहीं पे मिलेगा राशन, नहीं, इसमें बदलाव लाने का की कोई तरीका निकाला जाना चाहिए, ताकि सरकार इस मुसीबत को समझते हुए आगे कभी भी ऐसी मुसीबत ना आए, इसके लिए तैयारी कर सके। आप देखिए, मुझे दुख होता है देखकर कि किस प्रकार से इतने सारे लोग मतलब कमरों में ठुसे हुए बैठे हुए हैं। जैसा आपने कहा कि कितने अनहाइजीनिक कंडीशन में वो रह रहे हैं, और ना नहा रहे, ना धो रहे, थोड़ा सा खा रहे, खाने को उन्हें मिल नहीं रहा, जिसकी वीडियो वायरल हो रही वहां तक पहुंच जा रहे हैं, मगर क्या सब तक क्या सरकार पहुंच पा रही है? नहीं पहुंच पा रही। मैं ये भी मान लो, मैं आपको देहरादून का बताऊं कि जिस क्षेत्र में हमारी टीम खाना दे रही थी या और जगहों पे लोग दे रहे थे, वहां से पता चलता गया कि यहाँ और लोग भी हैं जिन्हें खाने की आवश्यकता है। लोगों ने प्रबंध किया, और मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये किया। परंतु आप मुझे ये बताइए कि ये जिम्मेदारी किसकी है? जानते हैं, ये मैं अपने सरकार को इसका जिम्मेदार नहीं बनाऊंगी, मैं इसका जिम्मेदार आपको बनाती हूँ, मैं इसका जिम्मेदार स्वयं को बनाती हूँ, क्योंकि
हम दलों में घुसकर ऐसे इस दलदल में धंस गए हैं कि इसके आगे हम सोच ही नहीं पाते। हम भारतीय नहीं रह गए, हम किसी किसी दल के लोग रह गए हैं। या तो मैं कांग्रेसी हूं, या मैं भाजपाई हूं, या मैं शिव सैनिक हूं, केवल ये रह गई हूं मैं, क्योंकि इसका मतलब ये है कि मैं भारतीयता को नहीं समझ रही। अगर भारतीयता को समझती तो आज ये हालत इन लोगों की नहीं होती। अगर भारतीयता को समझती तो मेरी इज्जत, मेरा मान सम्मान मेरे से होता, किसी और के नाम से नहीं। प्रधानमंत्री जो होते हैं उनकी इज्जत करना हमारा धर्म और कर्तव्य होता है और हमें करना चाहिए। हम जो कुछ करेंगे उस सब का क्रेडिट हमारे प्रधानमंत्री को मिलता है, मिलना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के नाम से देश का नाम पूरी दुनिया में होता है। पर यहाँ तो रिवर्स गेयर आप लोगों ने लगा रखा है, क्योंकि आपने भक्ति दिखानी है तो बजाय इसके कि अपना दिमाग लगाकर सोच समझ के चीजों को करें, ताकि आप ऐसी चीजें करें जिससे अब हमारे प्रधानमंत्री का मान बढ़े, आप ये करने के बजाय आप कहते हैं हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो होगा, जो करेगा वो हमारा प्रधानमंत्री करेगा, कहते हैं नहीं, हमारा प्रधानमंत्री करेगा। और जो मान सम्मान मेरे प्रधानमंत्री को उनके किए की वजह से मिलेगी, वही मान सम्मान मेरा होगा। ये कैसी सोच है आपकी? और इसी वजह से सरकार कहीं भी हो, कोई भी हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी की हो, शिव सैनिक की, तृणमूल कांग्रेस की, कहीं की कोई भी हो, इनको आप जिम्मेदार नहीं बना सकते। आप मुझे बता दीजिए कि जो लोग सड़कों पे है, क्या उनकी इज्जत उन बच्चों से कम है जो कोटा में बैठे, जो कोटा गए थे पढ़ाई के लिए, जिन्हें उन्हें घर तक भेजने के लिए बसों का इंतजाम किया जा रहा है? मैं तो ये चाहती हूं और आप सबसे निवेदन कर रही हूं, वीडियो बनाइए, डालिए सोशल मीडिया पे, टैग करिए प्रधानमंत्री जी को कि प्रधानमंत्री जी निर्देश दीजिए हर राज्य के मुख्यमंत्री को कि कुछ ऐसा इंतजाम करे कि बिना पैसे लिए, जी हाँ, क्योंकि आनंद विहार वाले लोगों ने पैसे दिए थे बसेस में बैठकर अपने घरों तक जाने के लिए। इसलिए ये करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपके अंदर इतनी सी भी गैरत है ना, अगर आपके अंदर इतनी सी भी स्वाभिमान है, तो आप सरकार की मदद करेंगे, सरकार की मदद करिए, उन्हें बताइए कि हम चाहते हैं सरकार, हम आपके साथ है, हमारे को लंबे लॉकडाउन में रख दीजिए, हमारी सरकार, मगर जो गरीब भाई बहन है हमारे, जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, इनको इनके घर तक पहुंचाने के लिए प्रबंध करिए। अब तो लॉकडाउन का जो समय है 3 मई तक कम होगा ना, इसके बाद तो ढील दी जाएगी, मगर ना तो कोई एयरपोर्ट, ना कोई रेलवे स्टेशन खुलेगा। लेकिन कम से कम हम ये तो निवेदन कर सकते हैं, ये हमारी सरकार है, मेरे से ज्यादा तो शायद ये आपकी सरकार है। मैं तो चलिए सवाल पूछती हूँ सरकार से, पर ये आप इसको अपनी सरकार मानते हैं ना? जो लोग बहुत सारी बातें कहते हैं, अगर आप सचमुच में मानते, मैं तो अपनी सरकार से कहूंगी कि हमारे जो बच्चे, मेरे उत्तराखंड के जो बच्चे गुजरात में हैं, आंध्र प्रदेश में हैं, उनका इंतजाम करवाइए कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए उनको वापस उत्तराखंड तक लाएं। जो लोग बाहर गए हैं काम करने के लिए, उनको भी उत्तराखंड तक लाया जाए और उन्हें क्वारंटीन कर दिया जाए 14 दिन तक, उसके बाद उनके घर तक भेज दिया जाए। परंतु घर की आवश्यकता बहुत होती है। आप सड़कों पे रहेंगे, आप दूसरे शहर में, अगर आपको सारी फैसिलिटीज भी मिल जाए ना, तो भी बहुत मुश्किल होती है। लेकिन ये जो दोहरा चरित्र है कि जो संभ्रांत परिवार के जो बच्चे हैं और कोटा में पढ़ रहे हैं, उनको घर तक पहुंचाने के लिए इंतजाम हो जाए, और जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, जो हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, हम उनके मान सम्मान के लिए अपना मुंह तक ना खोलें। अगर हम अपना मुंह नहीं खोलेंगे तो सरकार कैसे जानेगी कि हम उनसे क्या चाहते हैं? देखिए, फाइनल डिसीजन सरकार का, सरकार देखेगी कि क्या चीज पॉसिबल है, क्या चीज नहीं। लेकिन कम से कम जब आप लोग अपना मुंह खोलेंगे और इस बात को कहेंगे
तो सरकार ये जानेगी, समझेगी कि हम लोग हर एक को बराबरी की नजर से देखते हैं, देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि सरकार भी ऐसा करे और देश का संविधान भी ये कहता है। इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि हम लोग अपने इन साथियों के लिए सरकार से निवेदन करें, विनम्र निवेदन करना हो, विनम्र, बहुत विनम्र निवेदन करेंगे, परंतु ये लोग इस 3 तारीख के बाद से कम अपने घरों तक पहुंचना शुरू करें और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, क्योंकि अभी जो खतरा है वो टला नहीं है। याद रखिएगा आप, खतरा अभी टला नहीं है और बहुत समय तक खतरा रहेगा। इसलिए ये मत सोच लीजिएगा कि 3 तारीख के बाद आप आराम से घूमना शुरू कर देंगे। घर पे रहिए, आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। अपने अभी मौसम बदल रहा है तो खांसी सर्दी वगैरह होगी, आप लोग काढ़ा बना के पीजिए, आप लोग विटामिन सी लीजिए, नींबू का जो शिकंजी है चाहे वो बना के पीजिए। वैसे चीनी कम रखिएगा, मगर कोशिश करिए कि आप लोग वो सब चीजें करें जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़े। एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, इस मौसम में रैशेज हो जाते हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी मलाई और उसके अंदर हल्दी मिला के आप लगाइए, तो उससे वो ग्रीसिंग भी मिलेगी, वो क्रीम वाला टेक्सचर, और हल्दी के जो गुण हैं, हीलिंग प्रॉपर्टीज, एंटीबैक्टीरियल, वो चीजें भी उनको ठीक करेंगी। तो दूध में, थोड़े से दूध में हल्दी मिलाकर पीजिए, ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगी। हमारे देश में तो बहुत कुछ है जो हम लोग अपने खाने में डालते हैं, जैसे लहसुन है, अदरक है, हल्दी है, ये सब चीजें जो है थोड़ा थोड़ा इनका इस्तेमाल करते रहिए और आप लोग स्वस्थ रहें, ऐसी कामना करती हूँ। परंतु इस ग्राफ को याद रखिएगा, बहुत तेजी से बढ़ रहा है और हमें इसको आगे कम करना है, इस तेजी से जो ये बढ़ रहा है। तो आप लोगों से कल दोबारा मुलाकात करूंगी, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड और जय धरती माँ।